हेलो नीट स्टूडेंट्स, मैं ऋषि यशवाल बायोलॉजी एजुकेटर आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल टारगेट 360 में। तो आज आपके लिए सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से लेक्चर नंबर 2 लेकर आए हैं। प्रीवियस लेक्चर में यानी कि लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने सेल का इंट्रोडक्शन के बारे में देखे थे और सेल का ओवरव्यू देखा था। और इस लेक्चर में यानी कि लेक्चर नंबर 2 में बेसिकली प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपको प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, तो आप इस सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। 5 क्वेश्चन है, तो मैं साइड हो जाता हूँ, तो आप पहले इसको अटेम्प्ट कर लीजिए, देन इसका आंसर मैं 1 बाय 1 करके आपको बताऊंगा। तो आई होप आप सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिए होंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन, प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड है। जो कुछ भी हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 में स्टडी किए थे उससे रिलेटेड है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है, ओमनिस सेलुला ई सेलुला हु गेव द कंसेप्ट एंड मॉडिफाई द सेल थ्योरी। ओमनिस सेलुला ई सेलुला जो है ये कौन से साइंटिस्ट दिए थे और सेल थ्योरी को मॉडिफाई किए थे। तो जैसा कि आपको पहले के लेक्चर में बताए थे कि ये रुडोल्फ विर्सो साहब ने ये स्टेटमेंट दिया था, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब क्या होता है, तो आपको प्रीवियस लेक्चर में बताए थे क्या होता है। सोचिए आप लोग, आई होप कि आप लोग रिवीजन करके आए होंगे। तो ओमनी सेलुला का ई सेलुला का मतलब होता है कि जो नए सेल फॉर्म हो रहे हैं, एराइज हो रहा है, वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से आ रहे हैं। ओके, तो ऑप्शन ए देख लीजिए, स्लेडिन है, नहीं। बी स्लेडिन एंड स्वान साथ में है। बी बिरसॉ, रुडोल्फ बिरसॉ के बारे में कहना चाह रहा है, पूरा नाम रुडोल्फ बिरसॉ है, ऐसे बिरसॉ से भी जाने जाते हैं। तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 1 का। रॉबर्ट ब्राउन है तो नहीं, और डी ल्यूवेनहुक है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, बोथ यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल कंटेंट। जो बोथ यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक ये दोनों सेल में क्या देखने को ऐसा कॉमन है जो देखने को मिलता है, तो वो है राइबोसोम्स। तो बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इसका भी बी होगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखिए कि नेम द साइंटिस्ट हु सॉ अ लाइव सेल फर्स्ट टाइम। तो आपको वो साइंटिस्ट का नाम बताना है जो पहली बार लाइव सेल को देखे थे। तो आपको बताए थे जब डिस्कवरी के बारे में बता रहे थे कि कुछ साइंटिस्ट के बारे में जब बताए थे, तो आपको बताए थे कि जो फर्स्ट टाइम लाइव सेल को कौन देखे थे, एंटोन वान ल्यूवेनहुक। तो वहां रिलेट भी कराए थे एल से। तो ये ऑप्शन नंबर बी होगा, तो इसका भी आंसर बी है। तो बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, स्लेडिन एंड स्वान सेल थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन। तो स्लेडिन और स्वान साहब ने सेल थ्योरी तो दिया, लेकिन सेल थ्योरी में ऐसा क्या नहीं बता पाए कि वो क्या नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे, कुड नॉट एक्सप्लेन। तो वो ये नहीं बता पाए थे कि नया सेल वो आता कहाँ से, हाउ न्यू सेल आर फॉर्म्ड। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए, सेल फॉर्म फ्रॉम एग्जिस्टिंग सेल। ये स्टेटमेंट, ये थ्योरी तो कौन दिए थे, ये स्टेटमेंट दिए थे रुडोल्फ विर्सो साहब। तो ये तो नहीं होगा, ये तो दिया हुआ है। ये नहीं बता पाए थे, कुड नॉट एक्सप्लेन की बात हो रही है। तो हाउ न्यू सेल आर फॉर्म, ये नया सेल स्लेडिन एंड स्वान ये इस चीज को नहीं बता पाए थे कि न्यू सेल आते कहां से। तो बी इसका आंसर होगा, तो इसका भी आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का बी इज द करेक्ट आंसर। सी लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल, नहीं। और एनिमल आउटर मेम्ब्रेन इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये तो इनका स्टेटमेंट था। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, हु प्रोपोज द प्लांट सेल हैव सेल वॉल इज यूनिक फीचर। यानी कि वो कौन साइंटिस्ट थे जो बताए थे कि प्लांट सेल में जो सेल वॉल है ये इसका यूनिक फीचर है, यूनिक फीचर है। तो आपको याद हो तो ये स्वान साहब बताए थे, थियोडर स्वान जो पूरा नाम है। ये क्या बताए थे कि प्लांट सेल में जो सेल वॉल प्रेजेंट है वो इसका यूनिक फीचर है। तो इसका भी आंसर बी। तो आज के प्रीवियस लेक्चर क्वेश्चन में सारा का आंसर बी है, बी 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 बी, ठीक। तो 5 का भी बी होगा। आई होप आपका ये सारा क्वेश्चन सही हुआ होगा। आप कमेंट बॉक्स में जरूर इसका रिप्लाई दीजिएगा कि आपका 5 में से आउट ऑफ कितना आप स्कोर कर पा रहे हैं, कितना स्कोर किए। ओके, सब इजी क्वेश्चन था, जो था कल का लेक्चर इंट्रोडक्शन क्लास था बेसिकली, तो इजी क्वेश्चन था। तो जरूर बताइएगा आप कितना अटेम्प्ट आपका कितना सही हुआ। आई होप आपको 5 में 5 आए होंगे। तो चलिए आज के लेक्चर का स्टार्ट करते हैं। तो टुडे लेक्चर की बात करें तो आज हम लोग बेसिकली प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। ओके, देखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल को। तो प्रोकैरियोटिक सेल आप लोग हेडिंग दे दीजिए, नोटबुक निकाल लीजिए, पेन निकाल लीजिए, और जो भी हम यहाँ बताएंगे आप मेरे साथ साथ नोट्स लिखिएगा और समझिएगा बातों को। तो आप लोग हेडिंग दीजिए,
प्रोकैरियोटिक सेल। ओके, तो आज का ये मेन टॉपिक है, इसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। ओके, तो प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो पहले पढ़ा चुके हैं, जो पहला चैप्टर था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उससे रिलेट कुछ कराना है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में बताया था कि आर एच विटेकर साहब ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। तो ये जो क्लासिफिकेशन था सारे ऑर्गेनिज्म का आर एच विटेकर साहब के द्वारा, ये 5 किंगडम में था। ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिए थे। तो पहला था मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमलिया, यही था ना। तो ये आर एच विटेकर साहब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिए थे। तो ये बताए थे कि कैसे सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में डिवाइड है। तो सारे प्रोकैरियोटिक सेल को उठा के ये कहाँ मोनेरा में इंक्लूड किए थे। तो जो भी प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ते हैं मोनेरा में क्या क्या इंक्लूड है, तो जो भी बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया हो गया, यू बैक्टीरिया हो गया, आर्की बैक्टीरिया हो गया, ये सब सारे किस में इंक्लूड है, तो मोनेरा में इंक्लूड है। तो इसमें क्या लिखेंगे, ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म इंक्लूडेड इन मोनेरा। बाकी ये जो 4 किंगडम आपको दिख रहा है, मोनेरा, सॉरी, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी, एनिमलिया, इसमें क्या इंक्लूड था, तो ये थे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे। ये क्या थे, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे। यानी कि इसके पास क्या है, यूकैरियोटिक सेल होंगे, यूकैरियोटिक सेल है। यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो आपको जैसा कि कल बताए थे कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में क्या मेजर डिफरेंस है, तो यूकैरियोटिक सेल के पास क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होता है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स के साथ साथ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई भी होता है। ओके, तो इसके पास क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। सॉरी, इसका मेन मेजर डिफरेंस बोले, इसमें राइबोसोम ऐसा है जिसके पास मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है। तो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक सेल में। प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो ये क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड है या मेम्ब्रेन लेस है, तो ये प्रोकैरियोटिक सेल लिख देते हैं पहले, प्रोकैरियोटिक सेल। ओके, तो ये क्या है, मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल्स इसके पास होता है प्रोकैरियोटिक सेल के पास। ओके, मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल्स के साथ साथ मेम्ब्रेन लेस न्यूक्लियाई भी होता है। तो आप इस बात को भी लिख लीजिए, इसके पास क्या होता है, मेम्ब्रेन लेस न्यूक्लियाई होता है। तो ये था मेजर डिफरेंस, आपको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के द्वारा रिलेट कराना था इस बात को कि प्रोकैरियोटिक सेल, जो भी प्रोकैरियोटिक सेल है ये किस किंगडम में इंक्लूडेड है, तो ये सिर्फ और सिर्फ मोनेरा किंगडम में सारे प्रोकैरियोटिक सेल आते हैं। बाकी प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी, एनिमलिया में यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आते हैं जिसके पास यूकैरियोटिक सेल है, इसके पास क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। और मोनेरा की बात करें तो इसमें ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आते हैं इंक्लूडेड इन मोनेरा। ये क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल है इसके पास। प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल्स है और मेम्ब्रेन लेस न्यूक्लियाई है। ओके, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो अब जो है आपको प्रोकैरियोटिक सेल को समझाने के लिए आपको प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर बना के दिखाते हैं और उस स्ट्रक्चर के द्वारा आप बेटर समझ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर, उससे आप उस डायग्राम से, उस स्ट्रक्चर से आप बेटर समझिएगा प्रोकैरियोटिक सेल को, इसलिए वो बनाना जरूरी है। ओके, तो प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो इसके पास कितना लेयर ऑफ मेम्ब्रेन होता है, तो इसके पास 3 लेयर ऑफ मेम्ब्रेन होता है। फर्स्ट लेयर इज ग्लाइकोकाइलिक्स, सेकेंड लेयर जो सेल वॉल और उसके ठीक नीचे सेल मेम्ब्रेन होता है। ओके, तो ये टाइटली बाउंडेड होते हैं ये तीनों लेयर्स। तो प्रोकैरियोटिक सेल के आपको एक और बना के दिखाते हैं। जो सबसे ऊपर वाला स्ट्रक्चर है ये है ग्लाइकोकाइलिक्स इसका, आप लोग मेरे साथ साथ इसको जो है ड्रॉ कीजिए।
ओके, तो ये क्या है, साथ साथ नाम भी लिखते चलते हैं, ग्लाइकोकाइलिक्स। सॉरी, ओके। सेकेंड लेयर जो है इसका क्या चीज का है, तो ये है इसका सेकेंड लेयर सेल वॉल, जो आपको ऐसा दिखने को मिल रहा होगा। तो ये है सेल वॉल। ये है सेल वॉल, तो यहां लिख देते हैं दैट इज कॉल्ड सेल वॉल। थर्ड लेयर की बात करें, ब्लू से बना रहे हैं, तो ये है सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन में एक्सटेंशन देखने को मिलता है जो इनफोल्डिंग अंदर की तरफ होता है इनटू द सेल, इनटू द साइटोप्लाज्म, दैट इज कॉल्ड मीजोजोम्स होता है। ओके, तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होगा। ओके, तो ये किसका है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन हो गया है किसका, अंदर इनटू द सेल। और उसके बाद यहाँ पे कुछ बाहर की तरफ जो एक्सटेंशन देखने को मिलता है वो भी दिखा देता है आपको। ये बाहर की तरफ जो एक्सटेंशन है ये क्या है, फ्लैजिला। ओके, ये क्या है, फ्लैजिला। उसके साथ साथ बाहर जो है पिलाई भी देखने को मिलता है, तो ये क्या है, पिलाई, जो बाहर की तरफ एक्सटेंशन हुआ है आउटसाइड टू द सेल। और इसके साथ साथ फिमराई भी देखने को मिलता है, तो ये मोटिलिटी में हेल्प करता है फ्लैजिला। बाकी पिलाई और फिमराई की बात करें तो ये क्या है, पिलाई। ओके, और ये क्या है, फिमराई, जो इस तरह का इसका स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, तो ये है फिमराई। ओके, उसके बाद इसको इसको यहाँ से सेल मेम्ब्रेन को जोड़ देते हैं। तो इसमें कुछ अंदर के तरफ जो एक्सटेंशन होता है इसमें कुछ पिगमेंट पाए जाते हैं, तो उसको क्रोमेटोफोर्स बोलते हैं। तो इसके पास क्या है, पिगमेंट प्रेजेंट है। तो यहाँ पे ये आपको प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर बना के दिखा रहे हैं। इस स्ट्रक्चर से आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, आप प्रोकैरियोटिक सेल को अच्छे से समझ पाइएगा इस स्ट्रक्चर के द्वारा। तो आप इस स्ट्रक्चर को, इस डायग्राम को मेरे साथ साथ आप बनाइए। ओके, तो ये क्या है, इसका पिगमेंट है, यहाँ पे लिख देते हैं बड़ा सा प्रोकैरियोटिक सेल। तो ये क्या है, प्रोकैरियोटिक। अच्छा, यहाँ पे तो क्रोमोसोम वगैरह भी बनाना है तो यहाँ पे नहीं लिखते हैं। तो ये क्या है, ये पिगमेंट प्रेजेंट है, इसको बाहर लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड पिगमेंट। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्रोमैटोफोर्स, दैट इज कॉल्ड क्रोमैटोफोर्स। ओके, तो ये है क्रोमैटोफोर्स। यहाँ पे लिख दीजिए कंटेंट पिगमेंट। क्रोमैटोफोर्स क्या कंटेन करता है, कंटेन पिगमेंट्स। ओके, ये क्या है, तो ये है ट्यूब्यूल। ये क्या है, तो ये है वेसिकल। ये क्या है, तो ये है लैमली। जो आपको इसका स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, ये एक स्ट्रक्चर गेन कर ले रहा है जब ये अंदर इनफोल्डिंग होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब इनफोल्डिंग होता है अंदर की तरफ, तो ये ट्यूब्यूल जैसा स्ट्रक्चर गेन कर लेता है, ये वेसिकल जैसा स्ट्रक्चर गेन कर लेता है, और इसको जो ये स्ट्रक्चर बना है ये लैमली जैसा स्ट्रक्चर गेन कर लेता है। तो इस तीनों स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड मीजोजोम्स। तो ये क्या है, मीजोजोम्स। मीजोजोम्स के बारे में आगे बताएंगे आपको डिटेल में कि मीजोजोम्स होता क्या है, उसका क्या फंक्शन है, तो आगे बताएंगे। तो ये तीनों स्ट्रक्चर क्या है, मीजोजोम्स का है। ये फ्लैजिला है, ये पिलाई है, और ये फिमराई है, और ये आउटर लेयर जो था ये ग्लाइकोकाइलिक्स था। ओके, ये पिगमेंट्स है। क्रोमैटोफोर्स अगर कंटेंट पिगमेंट्स करता है तो दैट इज क्रोमैटोफोर्स। ओके, अब बात करते हैं
इसके अंदर ये डीएनए प्रेजेंट है। तो इस डीएनए के क्लाउड को क्या बोलते हैं? इस डीएनए के क्लाउड को बोलते हैं, बोलिए क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस? नहीं, न्यूक्लियोइड। दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। तो ये है न्यूक्लियोइड। ओके, तो न्यूक्लियोइड के साथ साथ इसके पास ये तो इसके साथ साथ स्मॉलर डीएनए प्रेजेंट होता है, छोटा सा सर्कुलर। तो एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल सर्कुलर डीएनए इसको बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मिड। तो ये क्या है? एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल सर्कुलर डीएनए। क्या है? एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल सर्कुलर डीएनए। तो ये क्या है? प्लाज्मिड। आप इस स्ट्रक्चर से सब कुछ समझ जाइएगा, बस आप लोग साथ साथ बनाते जाइए। तो ये क्या है? प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड क्या होता है इसको आगे बताएंगे। चाहे आप लिखना चाहिएगा तो यहाँ पे लिख सकते हैं, एक्स्ट्रा सर्कुलर क्रोमोजोमल डीएनए। ओके, ये क्या है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। ओके, आपको प्लाज्मिड के बारे में बायोटेक चैप्टर क्लास 12 में इसका यूज जो है उस बायोटेक चैप्टर में बहुत ज्यादा है। तो उस वहाँ पे प्लाज्मिड का जो है यूज वहाँ पे ज्यादा देखने को मिला है। तो आपको वहाँ बायोटेक में आपको वहाँ पे और जो है क्लियर समझ में आएगा कि प्लाज्मिड का क्या यूज है। ओके, तो ये था प्लाज्मिड के बारे में। अब इसके राइबोसोम्स को देखते हैं। तो ये है राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स को क्या बोलते हैं? तो राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। तो ये है राइबोसोम्स। ओके, तो ये क्या होता है? ये है प्रोटीन फैक्ट्री। इसको क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री। इसका दो सब यूनिट देखने को मिलता है। राइबोसोम्स का दो सब यूनिट देखने को मिलता है, एक 50S का और एक 30S का। तो एक जो बड़ा वाला दिख रहा है ये क्या है? 50S और एक है 30S। तो यहाँ पर आपको बना देता है, ये है राइबोसोम्स का 50S और ये 30S। ओके, ये दोनों मैग्नीशियम के द्वारा एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, मैग्नीशियम आयन के द्वारा। तो ये मैग्नीशियम आयन के द्वारा एक दूसरे से क्या है? कनेक्ट है। ओके, और इसमें क्या छूट रहा है? तो इसमें क्रोमैटोफोर्स हो गया, राइबोसोम्स हो गया, प्लाज्मिड हो गया, न्यूक्लियोइड हो गया, फिमराई हो गया। तो आप पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। और इसमें हाँ, इंक्लूजन बॉडी छूट रहा है, तो आप इंक्लूजन बॉडी भी लिख लीजिए। इसमें एक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड इंक्लूजन बॉडी, जो फूड स्टोर करने में प्रोकैरियोटिक सेल में हेल्प करता है। तो ये मिस हो रहा था, तो ये प्रोकैरियोटिक सेल में ये क्या है? इंक्लूजन बॉडी, दैट इज कॉल्ड इंक्लूजन बॉडी। तो ये है इंक्लूजन बॉडी। तो आप इस स्ट्रक्चर को बनाइए। पहले मैं साइड हो जाता हूं। तो आई होप स्टूडेंट आप लोग यहाँ तक ड्रॉ कर लिए होंगे। आपको मीजोजोम नहीं दिख रहा है तो हम यहाँ पे इसको थोड़ा साइड कर देते हैं, मीजोजोम को अलग से ही लिख देते हैं। ये क्या है? तो ये है मीजोजोम। ये है तीनों स्ट्रक्चर को मिला के क्या बोलते हैं? जैसे कि ये तीनों ट्यूबिल, वेसिकल और लैमेली को मिला के बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड मीजोजोम। तो आप इस बात को लिख लीजिए, ये है मीजोजोम। ओके, तो सबसे पहले कुछ कुछ बातें जो है यहीं पे कर लेते हैं, उसके बाद इसको इरेज करके और भी बातें करना है। तो जैसे कि मीजोजोम्स के बारे में यहाँ देख लेते हैं कि मीजोजोम्स होता क्या है। तो आप लोग प्रोकैरियोटिक सेल, पहले प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बताए हैं, थोड़ा और बता देते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल को क्या बोलते हैं? प्रो का मतलब क्या होता है? प्रिमिटिव। तो ये है प्रिमिटिव। और कैरियोटिक का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस। तो प्रिमिटिव न्यूक्लियस बोलते हैं इसको। ओके, तो ये क्या होता है? मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल्स इसके में देखने को मिलता है। आप इस बात को भी लिख लीजिए। इसके पास मेम्ब्रेन लेस न्यूक्लियाई भी होता है। ये इसका जो है न्यूक्लियोइड है। न्यूक्लियोइड को क्या बोलते हैं? जीनोमिक डीएनए बोलते हैं। तो इस बात को भी आप लिख लीजिए, इसको जीनोमिक डीएनए बोलते हैं। ओके, इसका ये मेन डीएनए है। तो अब बात करते हैं मीजोजोम्स के बारे में। ओके, तो आप लोग हेडिंग दीजिए यहीं पे, मीजोजोम। तो ये जो मीजोजोम है ये क्या चीज के स्ट्रक्चर में है? तो ट्यूब्यूल, वेसिकल और लैमेली। तो मीजोजोम्स इन द फॉर्म ऑफ, तीन फॉर्म में है। ओके, तो पहला है ट्यूब्यूल,
सेकेंड वन इज वेसिकल एंड थर्ड वन इज लैमली। ये तीन स्ट्रक्चर गेन कर लेता है। तो मीजोजोम्स कैसे मतलब बनता है प्रोकैरियोटिक सेल में, तो ये इनफोल्डिंग के द्वारा बनता है। ये अंदर में इनफोल्डिंग इसके अंदर देखने को मिलता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन होता है। तो इसको लिखते हैं मीजोजोम इज फॉर्म्ड बाय द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल। ये किसका एक्सटेंशन है? ये सेल वॉल का एक्सटेंशन नहीं है। क्वेश्चन में या ऑप्शन में आपको एग्जाम में देखने को कहीं अगर मिल जाए कि सेल वॉल का एक्सटेंशन है या सेल मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन है, तो आप सेल मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन टिक कीजिएगा, क्योंकि मीजोजोम्स इज फॉर्म बाय द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो ये अंदर की तरफ इनफोल्डिंग होता है। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करें इसके फंक्शन की, मीजोजोम्स का क्या क्या फंक्शन है। तो मीजोजोम्स का फंक्शन है CCRR। तो सेल वॉल फॉर्मेशन, सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ओके, सेल डिवीजन में हेल्प करता है मीजोजोम प्रोकैरियोटिक सेल में। ओके, आर्स की बात करें तो ये रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए में हेल्प करता है। तो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए में प्रोकैरियोटिक सेल में मीजोजोम्स का योगदान है। सेकेंड अगर की बात करें तो रिस्पायरेशन में हेल्प करता है। आप इस बात को लिख लीजिए, ये क्वेश्चन आता है कि मीजोजोम्स का क्या क्या फंक्शन है। तो मीजोजोम्स का ये सारा फंक्शन आपको दिख रहा होगा कि सेल वॉल फॉर्मेशन, सेल डिवीजन, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, रिस्पायरेशन, एंड फिफ्थ वन इज सिक्रेशन, एंड लास्ट वन इज इंक्रीज सरफेस एरिया। ये सरफेस एरिया को क्या करता है? इंक्रीज कर देता है। तो इंक्रीज सरफेस एरिया, ये आपको जैसा कि फिगर में दिख रहा होगा, ये अंदर की तरफ इनफोल्डिंग है, तो इसके द्वारा क्या होता है? सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। तो रिस्पायरेशन में, सिक्रेशन में ये हेल्पफुल होता है। ओके, तो ये था मीजोजोम्स के बारे में। तो आप लोग मीजोजोम्स के बारे में लिख लीजिए ये बातें। उसके बाद हम लोग जो है बात करेंगे इसके सेल इन्वेलप के बारे में, प्रोकैरियोटिक्स के सेल इन्वेलप को देखेंगे। तो पहले इस बात को लिख लीजिए आप लोग, मैं साइड हो जाता हूँ। तो आई होप स्टूडेंट आप लोग यहाँ तक लिख लिए होंगे, यहाँ तक ये डायग्राम भी आई होप आपसे आशा करते हैं कि आप लोग ये डायग्राम भी ड्रॉ कर लिए होंगे। तो ग्लाइकोकाइलिक्स का स्पेलिंग, ये मिस्टेक आपको दिख रहा होगा, तो ग्लाइकोकाइलिक्स का स्पेलिंग आप लोग सही कर लीजिए। ग्लाइकोकाइलिक्स का स्पेलिंग ये होता है। ओके, तो इसको इरेज करते हैं और सेल इन्वेलप के देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक्स का सेल इन्वेलप आपको जैसा कि फिगर में दिख रहा होगा, ये ग्लाइकोकाइलिक्स आउटर मोस्ट लेयर है, सेल वॉल, और देन उसका सेल मेम्ब्रेन। ओके, इसके बारे में बात करेंगे। इसको इरेज करते हैं। तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं, तो आप लोग यहाँ से समझिए। अब बात करते हैं सेल इन्वेलप। सेल इन्वेलप, तो सेल इन्वेलप की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल में 3 लेयर देखने को मिलता है, आपको दिख रहा होगा। तो 3 लेयर आप लोग लिख लीजिए। फर्स्ट वन इज ग्लाइकोकाइलिक्स। सेकेंड लेयर की बात करें तो सेल वॉल, एंड थर्ड वन इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, यहाँ लिखने में नहीं बनेगा, तो इसको आप लोग डायग्राम तो इसको बना लिए होंगे, तो इसको इरेज करते हैं और अच्छे से लिखते हैं, जगह थोड़ा कम लग रहा है। तो आप लोग हेडिंग दीजिए सेल इन्वेलप। सेल इन्वेलप की बात करें तो ये 3 लेयर देखने को मिल रहा था प्रोकैरियोटिक सेल में। तो फर्स्ट लेयर क्या था? तो फर्स्ट लेयर था ग्लाइकोकाइलिक्स। सेकेंड लेयर सेल वॉल, एंड थर्ड वन इज सेल मेम्ब्रेन। ओके, तो ये क्या होता है? टाइटली बाउंड होता है। तो ये क्या होता है? एक दूसरे से तीनों टाइटली बाउंड होते हैं। केमिकली क्या है? कॉम्प्लेक्स है।
तो ये क्या होते हैं, केमिकली कॉम्प्लेक्स होते हैं। ओके, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन है तो ये लिपिड बाइलेयर का होता है, सेल वॉल है तो ये सेलुलोज का होता है, और ग्लाइकोकैलिक्स है तो ये 2 लेयर का होता है। ग्लाइकोकैलिक्स की बात करें तो ये क्या है, आउटर मोस्ट लेयर होता है, सबसे बाहरी लेयर जो है आउटर मोस्ट लेयर ग्लाइकोकैलिक्स जिसको बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में देखने को मिलता है। तो आउटर मोस्ट लेयर है, ये 2 तरह का होता है। फर्स्ट वन इज स्लाइम लेयर, ओके, और दूसरा कैप्सूल, जिसको क्या बोलते हैं, कैप्सूल। तो ये 2 तरह का होता है आउटर मोस्ट लेयर, एक स्लाइम लेयर का भी हो सकता है और एक कैप्सूल हो सकता है। तो कैप्सूल की बात करें तो ये क्या होता है, थिक एंड टफ होता है, थिक एंड टफ होता है कैप्सूल, ओके। और ये क्या है, इसके पास डिजीज कॉजिंग एबिलिटी है, जो बैक्टीरिया के पास अगर कैप्सूल का लेयर है तो उसको, उसके पास क्या है, डिजीज कॉजिंग एबिलिटी है। तो ये क्या करता है, इसके पास डिजीज कॉज करने का एबिलिटी है। तो डिजीज कॉजिंग एबिलिटी इस प्रोकैरियोटिक सेल के पास, अगर ये कैप्सूल का लेयर है तो उसके पास ये एबिलिटी है। स्लाइम लेयर की बात करें तो ये क्या होता है, लूज लूज होता है। तो ये क्या होता है, लूज स्मूथ होता है, ओके, लूज स्मूथ होता है, शीत। ओके स्टूडेंट, तो अब बात करते हैं सेल वॉल के बारे में। तो सेल वॉल की बात करें तो ये क्या करता है, तो ये जो है सेल को एक शेप प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। क्या करता है सेल वॉल, तो ये प्रोवाइड, जो शेप, प्रोकैरियोटिक सेल एक शेप गेन कर लेता है, ये सेल वॉल के कारण ही वो शेप को गेन कर पाता है। तो प्रोवाइड शेप टू द सेल, प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट, स्ट्रक्चरल सपोर्ट जो है इसी सेल वॉल के कारण प्रोकैरियोटिक सेल को मिलता है, ओके। थर्ड पॉइंट की बात करें तो ये जो है माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल देखने को नहीं मिलता है। तो एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा ऑल प्रोकैरियोट्स हैव सेल वॉल, ओके। यहीं पे बात कर लिए माइकोप्लाज्मा के बारे में भी। तो माइकोप्लाज्मा को इसलिए क्या कहा जाता है, माइकोप्लाज्मा को इसलिए प्लूरोमॉर्फिक कहा जाता है, यानी कि ये इसके पास सेल वॉल नहीं है तो ये कोई भी शेप को गेन कर सकता है। तो इसलिए इसको जोकर ऑफ द किंगडम बोलते हैं और प्लूरोमॉर्फिक बोलते हैं। तो जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम किसको बोला जाता है, तो माइकोप्लाज्मा को बोला जाता है, ओके। तो इसको प्लूरोमॉर्फिक बोलते हैं। प्लूरोमॉर्फिक का मतलब कि ये बहुत सारा शेप को गेन कर सकता है, इसको जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम बोलते हैं, ओके। तो ये क्या है, जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम। आपको जब हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा रहे थे तो उस समय बताए थे माइकोप्लाज्मा के बारे में। तो ये था प्रोवाइड शेप टू द सेल। सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो ये क्या होता है, लिपिड बाइलेयर का होता है, लिपिड बाइलेयर का होता है। ये नेचर से सेलेक्टिवली परमिएबल होता है। तो ये क्या होता है, इन नेचर ये क्या होता है, सेलेक्टिवली परमिएबल। इसके बारे में, सेल मेम्ब्रेन के बारे में, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन के बारे में आगे डिस्कस में, आगे नेक्स्ट लेक्चर में आपको डिटेल में पढ़ाएंगे। तो वहां पे इसको डिटेल में आपको वहां पे डिस्कस करेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में। अभी तक यहाँ तक समझिए आप लोग। तो सेल इन्वेलप की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल में 3 लेयर देखने को मिलता है। तो सेल इन्वेलप की बात करें तो कितना लेयर, 3 लेयर देखने को मिलता है। 3 लेयर ये क्या होता है, टाइटली बाउंड होता है, ये टाइटली बाउंड है, ओके। ये केमिकली कॉम्प्लेक्स होता है सेल इन्वेलप। तो पहला लेयर है इसका आउटर ग्लाइकोकैलिक्स, जो कि आउटर मोस्ट लेयर है। सेकेंड लेयर की बात करें तो सेल वॉल, एंड थर्ड लेयर की बात करें सेल वॉल के नीचे सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, ओके। तो ये ग्लाइकोकैलिक्स जो है ये 2 तरह का होता है, एक स्लाइम लेयर का भी हो सकता है, कैप्सूल का भी हो सकता है। तो स्लाइम लेयर का मतलब क्या होता है, तो लूज हो सकता है, लूज स्मूथ शीट देखने को मिलता है। और कैप्सूल की बात करें तो थिक होगा, टफ होगा, ओके। तो ये डिजीज कॉजिंग एबिलिटी जिस बैक्टीरिया में ये होता है तो ये डिजीज कॉजिंग कर सकता है, ओके। सेल वॉल की बात करें तो ये प्रोवाइड शेप टू द सेल, सेल को क्या करता है, एक शेप प्रोवाइड करता है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा में किसी प्रकार का सेल वॉल देखने को नहीं मिलता है,
ओके, ऑल प्रोकैरियोट्स हैव सेल वॉल, बाकी सब में प्रोकैरियोट्स में सेल वॉल देखने को मिलता है, इसलिए माइकोप्लाज्मा को प्लूरोमॉर्फिक बोलते हैं। ओके, इसको जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम भी बोलते हैं। सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो ये लिपिड बाइलेयर का होता है, आगे आपको बताएंगे लिपिड बाइलेयर का स्ट्रक्चर बना के दिखाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और ये इन नेचर ये सिलेक्टिवली परमेबल होता है। ओके, तो आप इस बात को लिख लीजिए। तो आई होप स्टूडेंट आप लोग यहाँ तक लिख लिए होंगे। सेल वॉल के बारे में एक फंक्शन और लिख लीजिए कि ये बैक्टीरिया को ब्रस्टिंग से बचाता है, तो प्रिवेंट बैक्टीरिया फ्रॉम ब्रस्टिंग, तो ये भी लिख सकते हैं, प्रिवेंट बैक्टीरिया फ्रॉम ब्रस्टिंग, फटने से बचाता है। तो सेल वॉल प्रेजेंट रहेगा, रिजिड सेल वॉल होता है, ये से प्रोवाइड करता है, तो इसको ब्रस्टिंग से भी क्या करता है, ये बचाता है। ओके, इस बात को भी आप नोट डाउन कर लीजिए। तो ये था सेल इनवेलप, आपको आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो इसको इरेज करते हैं और बात करेंगे, ये तो था सेल इनवेलप के बारे में, और मीजोजोम्स के बारे में भी पढ़ लिए थे। तो मीजोजोम्स वहीं पे आपको बता दिए जहाँ डायग्राम ड्रॉ किए थे उस समय, उसी समय आपको बता दिए थे। अब इसके आउटर एक्सटेंशन के बारे में बात करते हैं, जो इसके मतलब कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का आउटर बाहर की तरफ जो एक्सटेंशन होता है, जैसे कि फ्लैजिला हो गया, प्यूलाई हो गया, फिमराई हो गया, उसके बारे में बात करते हैं। तो पहले फ्लैजिला के बारे में देख लेते हैं। तो आप लोग हेडिंग दीजिए फ्लैजिला, आप लोग हेडिंग दीजिए फ्लैजिला। तो फ्लैजिला की बात करें तो फ्लैजिला क्या होता है, तो फ्लैजिला 3 पार्ट्स में इसका जो है पूरा फ्लैजिला जो है इसका ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। तो फर्स्ट वन इज बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट। तो फ्लैजिला की बात करें, 1 मिनट। तो स्टूडेंट, तो इसका फ्लैजिला की बात करें तो फ्लैजिला जो है इसका 3 पार्ट्स देखने को मिलता है। तो ये 3 पार्ट्स है, तो यहीं पे लिख देते हैं, ये फ्लैजिला 3 पार्ट्स फाला है, बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट। तो ये है गया इसका बेसल बॉडी, ये हो गया हुक, और ये लंबा सा लॉन्गेस्ट पोर्शन जो है ये क्या है, फिलामेंट। तो आपको यहाँ पे लिख देते हैं, ये क्या है, बेसल बॉडी। इसके पार्ट्स को देख रहे हैं, फ्लैजिला के पार्ट्स को, ये क्या है स्टूडेंट, तो ये है हुक, एंड थर्ड वन इज ये जो लॉन्गेस्ट पोर्शन है ये क्या है, फिलामेंट। तो फिलामेंट क्या होता है, इसके फ्लैजिला में ये तीनों में से फिलामेंट सबसे लॉन्गेस्ट होता है। तो आप इसको लिख लीजिए, लॉन्गेस्ट या लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट पोर्शन ऑफ फ्लैजिला। ओके, तो ये तो इसके पार्ट्स की बात हो गई। तो ये पार्ट्स की बात हो गई, तो इसका फंक्शन क्या है, तो इसका फंक्शन की बात करें कि कोई बैक्टीरियल सेल जो होता है, बैक्टीरियल सेल मोटाइल भी हो सकता है, नॉन मोटाइल भी हो सकता है। जो बैक्टीरियल सेल मोटाइल होगा उसके पास क्या होगा, फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, और जो नॉन मोटाइल है उसके पास फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं है। तो कुछ स्टूडेंट को डाउट होगा कि मोटाइल क्या होता है, नॉन मोटाइल क्या होता है। तो आपको मतलब कि पता होना चाहिए कि मोटाइल का मतलब होता है कि बैक्टीरियल सेल मूव कर सकता है अपने, मतलब कि एक जगह से दूसरे जगह मूव आउट कर सकता है। ओके, तो इसको क्या बोलते हैं, मोटाइल बोलते हैं। ओके, तो ये क्या प्रोवाइड कर रहा है, प्रोवाइड बैक्टीरियल सेल, फ्लैजिला क्या प्रोवाइड करता है, तो प्रोवाइड बैक्टीरियल सेल इन मोटिलिटी, मोटिलिटी प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड बैक्टीरियल सेल इन मोटिलिटी। ओके, तो ये कुछ नहीं, मोटिलिटी का काम करता है, यानी कि कुछ बैक्टीरिया मोटाइल भी होते हैं, नॉन मोटाइल भी होते हैं। तो जो मोटाइल होंगे ऑब्वियसली उसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, तो इसमें क्या होगा, फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। ओके, अब बात करें फ्लैजिला की, तो ये क्या होता है, थीन फिलामेंटस एक्सटेंशन होता है। ये क्या होता है, थीन फिलामेंटस एक्सटेंशन। जब डायग्राम आपको ड्रॉ किए थे तो उस समय बताए थे कि ये थीन फिलामेंटस एक्सटेंशन देखने को मिल रहा है। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से थीन फिलामेंटस एक्सटेंशन देखने को मिलता है। तो ये क्या होता है, थीन फिलामेंटस एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्रॉम देयर सेल वॉल, फ्रॉम देयर सेल वॉल। ओके, तो थीन फिलामेंटस एक्सटेंशन देखने को मिलता है, दैट इज कॉल्ड फ्लैजिला। ये क्या चीज का बना हुआ है, फ्लैजिला, तो फ्लैजिला प्रोकैरियोटिक सेल में फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना हुआ होता है, और यूकैरियोटिक सेल में ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना हुआ होता है। फ्लैजिला जो है हुक जो है
यूकैरियोटिक सेल में नहीं देखने को मिलता है और प्रोकैरियोटिक सेल में ये तीनों देखने को मिलता है। ओके, तो इसके बात करें, अभी तो हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में मेनली पढ़ाई कर रहे हैं, मेनली आपको बता रहे हैं। तो ये फ्लैजेला जो है प्रोकैरियोटिक सेल में फ्लैजेलिन प्रोटीन का बना होता है, तो मेड ऑफ फ्लैजेलिन प्रोटीन। तो आप इस बात को लिख लीजिए, ये फ्लैजेलिन प्रोटीन का बना हुआ होता है इन प्रोकैरियोट्स, इन प्रोकैरियोट्स। ओके, और इसका मेन फंक्शन क्या है? प्रोवाइड मोटिलिटी, प्रोवाइड मोटिलिटी ये प्रोवाइड करता है। बस ये था फ्लैजेला के बारे में, तो आप इस बात को लिख लीजिए। देन इसका पिलाई और फिमराई भी देखेंगे। तो आई होप स्टूडेंट आप लोग फ्लैजेला के बारे में नोट डाउन कर लिए होंगे। तो अब बात करते हैं पिलाई और फिमराई, जो इसका आउटर मेम्ब्रेन से एक्सटेंशन था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से आउट, मतलब कि सेल के आउटवर्ड जो एक्सटेंशन देखने को मिला हुआ था, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये तो था फ्लैजेला के बारे में। तो फ्लैजेला बेसिकली मोटिलिटी प्रोवाइड करता है बैक्टीरियल सेल को। ओके, और ये इसका 3 पार्ट्स होता है, वेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट। तो अब बात करते हैं पिलाई और फिमराई के बारे में। ओके, तो आप लोग हेडिंग दीजिए, एक तरफ पिलाई, दोनों को एक साथ कंपेरिजन के साथ पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा। ये पिलाई हो गया एंड दूसरी तरफ फिमराई। ओके, तो पिलाई की बात करें तो इसका कोई रोल मोटिलिटी में नहीं होता और फिमराई का भी कोई रोल मोटिलिटी में नहीं होता है। तो ये जो एक्सटेंशन आपको देखने को मिला था, एक बार आपको स्ट्रक्चर बना के दिखा देते हैं छोटा सा। जैसे कि ये था, ये प्रोकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक सेल के सेल मेम्ब्रेन से ये जो पहले फ्लैजेला जो निकला था, तो ये तो था फ्लैजेला लंबा सा। ओके, और इसमें से पिलाई भी निकलते हैं, ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर था, ये था पिलाई, और फिमराई भी निकलते हैं, तो ये था फिमराई। तो इसके शेप की बात करें, पिलाई के शेप की, तो ये कैसा होता है? ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसा कि आपको फिगर में देखने को मिल रहा होगा। तो ये आप लोग पीछे पेज पलट के भी देख सकते हैं कैसा आपका स्ट्रक्चर बना के दिखाए थे, जो बड़ा सा स्ट्रक्चर बनाया था उसमें क्लियर दिख रहा होगा, क्लियर दिख रहा होगा। तो ये क्या है? तो ये है फिमराई जो फाइब्रस। इसके शेप की बात करें, फिमराई के शेप की बात करें, तो इसका ब्रिस्टल लाइक शेप होता है, ब्रिस्टल, स्मॉल ब्रिस्टल, स्मॉल ब्रिस्टल लाइक फाइबर्स। ओके, तो ये इसका शेप है। पिलाई किस प्रोटीन का बना हुआ है? तो ये पिलीन प्रोटीन का बना हुआ है। तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिए कि मेड ऑफ स्पेशल प्रोटीन नोन एज पिलीन। इसको क्या बोलते हैं? पिलीन प्रोटीन बोलते हैं। तो ये पिलीन प्रोटीन से पिलाई बना हुआ है। ओके, तो ये पिलाई कैसा स्ट्रक्चर है? ये ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर है, दैट इज कॉल्ड पिलाई, और इसको क्या बोलते हैं? फिमराई। इसका कोई रोल क्या होता है? नहीं होता है। तो डू नॉट प्ले एनी रोल इन मोटिलिटी। ये मोटिलिटी में कोई रोल इसका नहीं होता। ओके, तो यहाँ पे लिख दिए हैं डू नॉट प्ले एनी रोल इन मोटिलिटी, इसका भी नहीं होता है, तो इसको भी लिख देते हैं डू नॉट प्ले एनी रोल इन मोटिलिटी। ओके, तो ये बाहर एक्सटेंशन तो हुआ है, सेल के बाहर आपको एक्सटेंशन देखने को मिल रहा है, लेकिन इसका किसी का मोटिलिटी में रोल नहीं है। तो इसका रोल है क्या? ये जो है प्रोकैरियोटिक सेल में देखने को मिलता है पिलाई और फिमराई, कुछ तो रोल होगा। आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा, आपके दिमाग में प्रश्न उठ रहा होगा, इसका कुछ तो रोल होगा। पिलाई और फिमराई का आउटवर्ड इसका एक्सटेंशन है, इसको देख ये कहीं ना कहीं फ्लैजेला के जैसा देखने को भी मिल रहा है। इसका कोई रोल आपको बता दे कि मोटिलिटी में नहीं होता है, तो इसका रोल क्या होता है? तो इसका रोल होता है, पिलाई का रोल होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ये कंजुगेशन में हेल्प करता है, यानी कि जो दो बैक्टीरिया प्यार मोहब्बत करेगा तो उस समय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पिलाई का हेल्प होता है। ओके, तो इसको लिखे। इसके रोल की बात करें तो हेल्प इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन,
ये क्या चीज में हेल्प करता है? तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है बाय कंजुगेशन, बाय कंजुगेशन। फिमराई का क्या रोल है? तो ये अटैचमेंट प्रोवाइड करता है। बैक्टीरिया जो है जब फ्लो करेगा पानी वगैरह में तो रॉक से इसका अटैचमेंट हो जाता है, होस्ट से इसका अटैचमेंट हो जाता है ताकि वो मूव, मतलब कि ये ज्यादा मूव ना कर पाए, एक जगह अपना एक स्थिर जगह पे वो ठहर जाए। ओके, तो आपको बात करें इसके रोल की, तो ये अटैचमेंट प्रोवाइड करता है। फिमराई क्या करता है? अटैचमेंट प्रोवाइड टू बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरियल सेल टू कहाँ अटैच हो जाए? तो रॉक, पत्थर या होस्ट सेल से, होस्ट से ये क्या हो जाए? अटैच हो जाए। तो अटैचमेंट ये प्रोवाइड करता है। तो फिमराई के बारे में यही था और पिलाई के बारे में ये था। आई होप आपको पिलाई और फिमराई समझ में आया होगा। आप इस बात को लिख लीजिए। देन उसके बाद हम लोग बात करते हैं बैक्टीरिया के शेप के बारे में, बैक्टीरिया के टाइप्स के बारे में। ओके, तो आई होप स्टूडेंट आप लोग इसको नोट डाउन कर लिए होंगे। तो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया के बारे में। पिलाई और फिमराई के बारे में कुछ ज्यादा था नहीं, छोटा सा था। मेन है फ्लैजेला जो मोटिलिटी में प्रोवाइड करता है, और पिलाई और फिमराई था तो आपको बता दिए। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया के। टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, तो प्रोकैरियोट्स में मेनली बैक्टीरिया इंक्लूडेड है। तो बैक्टीरिया जो है प्रोकैरियोट्स में आते हैं। तो इसको बात करते हैं दो तरह से, ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप, ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप, इसके शेप, इसके आकार के अनुसार बैक्टीरिया को क्लासिफाई करेंगे। ओके, जैसा कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आपको करके भी दिखाए थे कि बैक्टीरिया जो है शेप के अनुसार चार तरह का था। तो वो बैसिलस था, कोकाई था, स्फेरिकल था, विब्रियो था। तो आप लोग यहाँ पे लिख लीजिए कितने तरह का देखने को मिला था? बैसिलस, कोकाई, विब्रियो, स्फेरिकल, स्पाइरिलम, स्पाइरिलियम। तो चार तरह का बैक्टीरिया देखने को मिलता है उसके शेप के आधार पे। तो बैसिलस का मतलब क्या होता है? वो रॉड शेप का होगा। कोकाई का मतलब क्या होता है? वो स्पेरिकल शेप का होगा। विब्रियो का कॉमा शेप का होता है। ये क्या होगा? कॉमा शेप का होगा। स्पाइरल का क्या होगा? स्पाइरल शेप का होगा। और कोकाई का क्या मतलब हो गया? स्पेरिकल शेप का होगा, गोल का स्पेरिकल शेप का होगा, इस तरीके का होगा। ओके, कॉमा का मतलब इस तरह का होगा, कॉमा शेप का होगा। विब्रियो जिसको बोलते हैं, स्पाइरल का मतलब इस तरह का होगा। आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी बना के दिखाए थे, आपको याद होगा तो। ओके, और ये रॉड शेप है तो ये कुछ रॉड जैसा होगा। तो ये कुछ स्ट्रक्चर जो है, शेप जो है इसके आधार पे है। शेप के आधार पर बैक्टीरिया को चार तरह के में बांट दिए, बैसिलस, कोकाई, विब्रियो और स्पाइरलम। ओके, और इसके अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ थिकनेस ऑफ सेल इन्वेलप, ऑन द बेसिस ऑफ थिकनेस ऑफ सेल इन्वेलप। इसका सेल इन्वेलप कितना मोटा है उसके आधार पर बैक्टीरिया को दो टाइप से बांटते हैं। सिर्फ जो है सेल इन्वेलप मतलब कि उसके बेसिस चेंज हो जा रहा है। जैसे कि यहाँ शेप के आधार पे जो है चार टाइप में बांट दिए, और इसके सेल इन्वेलप के, इसके थिकनेस ऑफ सेल इन्वेलप के आधार पर दो टाइप के बांट दिए। तो पहला ग्राम पॉजिटिव, ओके, एंड सेकेंड वन इज ग्राम निगेटिव, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। आप इस बात को लिख लीजिए, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। दो तरह का बैक्टीरिया देखने को मिलता है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। तो ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया क्या है? तो ये जो है स्टेन और इसको अनस्टेन बोलते हैं। ओके, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या होगा? स्टेन, स्टेन्ड, और ये क्या होगा? अनस्टेन्ड। तो ये क्या होता है? तो स्टेन का मतलब होता है ये रिटेन क्या करेगा? रिटेन स्टेन। और ये क्या करेगा? लूज स्टेन। इसका मतलब क्या हुआ? स्टेन होता क्या है? तो स्टेन को आप ऐसे समझिए कि वो केमिकल है। ओके,
तो आपको एक बना के दिखा देते हैं। जैसे कि ये एक प्लेट है जो लैब में होता है, इसके ऊपर हम बैक्टीरिया रख दिए, छोटे छोटे बैक्टीरिया। तो छोटे छोटे बैक्टीरिया को रख देते हैं, आप इससे बेटर समझिएगा। तो ये है क्या, बैक्टीरिया। ओके, इसमें हम लोग स्टेन ऐड कर दिए, स्टेन यानी कि केमिकल ऐड कर दिए। तो केमिकल ऐड करने के बाद क्या होगा, इस बैक्टीरिया का कलर चेंज हो जाएगा। अब ये बैक्टीरिया का क्या होगा, कलर चेंज हो जाएगा। देखिए, तो सारे बैक्टीरिया का क्या हो गया, कलर चेंज हो गया। देखिए आपको दिख रहा होगा। तो ये क्या हो गया, बैक्टीरिया का कलर चेंज हो गया। ये है बैक्टीरिया। ओके, और यहाँ पर स्टेनिंग करने के बाद क्या हो गया, इसको स्टेनिंग बोलते हैं। यहाँ पर बैक्टीरिया का कलर चेंज हो गया, तो इसको यहाँ पर लिख दीजिए कलर चेंज बाय स्टेनिंग। ओके, नेक्स्ट स्टेप की बात करें, अब इसको क्या कर देंगे, डी स्टेनिंग कर देंगे। फिर से वो केमिकल्स को, वो स्टेन को रिमूव कर देंगे। तो यहाँ क्या कर देंगे, डी स्टेनिंग। यहाँ आप लोग लिख लीजिए डी स्टेनिंग। तो इससे क्या होगा, डी स्टेनिंग के बाद क्या हो जाएगा, कुछ बैक्टीरिया से वो स्टेन नहीं रिमूव होगा और कुछ बैक्टीरिया में वो ऐसे ही रह जाएगा। तो जैसे देखिए, कुछ बैक्टीरिया जो पहले जैसा था वो हो गया, जो पहले जैसा था वो हो गया। ओके, और ये बाद में इसको स्टेन हटाने के बाद बावजूद भी ये जो है ये उसी कलर का रह गया। तो ये क्या है और ये क्या है। ओके, तो ये है, ये रिटेन कर रहा है, रिटेन स्टेन। तो दैट इज ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। इसको क्या बोलेंगे, रेड वाले को ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ओके, और इसको क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। आप इस बात को लिख लीजिए, यहाँ पे ब्लैक वाले को क्या बोलेंगे, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। यहाँ लिख देते हैं हम ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। ओके, तो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया यानी कि अनस्टेन, यानी कि इसको अनस्टेन, ये किसी प्रकार का स्टेन अपने अंदर नहीं गेन कर पा रहा है। लूज स्टेन को क्या कर देता है, लूज कर देता है, और ये स्टेन को क्या करता है, रिटेन करके रखता है। ओके, तो ये ज्यादा थिक होता है, इसलिए ये रिटेन कर लेता है। ऐसे छोड़िए, यहीं तक चलाने दीजिए। तो ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के बारे में था। ये स्टेन किसके आधार पे किए, तो बाय स्टेनिंग ऑन द बेसिस ऑफ थिकनेस ऑफ सेल इनवेलप। इसका सेल वॉल कितना मोटा है उसके आधार पर देखे कि ये उसके आधार पर देखे कि ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है और दूसरा ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होता है। तो ये इसका रिटेन स्टेन यानी कि ये क्या है, इसका सेल वॉल ठीक है, इसका सेल वॉल ठीक है, इसको लिख ही देता है। और इसका सेल वॉल क्या है, थिन है। तो ये क्या कर देता है, लूज कर देता है। ओके, और इसका सेल वॉल जैसे कि ये था ना, सेल वॉल इसका क्या होगा, मोटा होगा, मोटा सेल वॉल है। ओके, तो मोटा सेल वॉल है, इसलिए ये क्या करता है, रिटेन कर पाता है स्टेन को, और ये लूज कर देता है बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया है जिसके पास लूज मतलब सॉरी थिन सेल वॉल है, तो ये क्या करेगा, लूज कर देगा। तो ये लूज कर देगा, लूज स्टेन। दैट्स वाई ग्राम, इसको ग्राम निगेटिव बोलते हैं और इसको ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया बोलते हैं। तो टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया आपको आई होप यहाँ तक बात समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में आप बात करेंगे राइबोसोम्स के बारे में, इंक्लूजन बॉडी के बारे में, प्रोकैरियोट्स के बारे में। प्रोकैरियोट्स का मात्र 2 राइबोसोम्स और इंक्लूजन बॉडी रह जा रहा है, तो उसको अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे और यूकैरियोटिक सेल को स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक लेक्चर समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।